सहेल को अपने घर बुलाकर उसने अपने शिवहर की आंखों में धूल झनकी थी। ठीक फरीदा ने कहा और एक अचटी हुई सी निगाह आमिर पर डालकर किचन की तरफ चली गई। जी आमिर साहब, असलम रहमानी ने खनकार कर गला साफ किया था। मुझे पता है, अब बहुत दूर से उस छोटे से मुसल्ले को हल करने के लिए आए हैं। जी हाँ, मुझे आना पड़ा रहमानी साहब, आपकी तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए पापा ने मुझे अब से मिलने भेज दिया ताकि इस मुसल्ले को हम बाहमी इफ़ाम व तफ़हीम से हल कर सकें। लेकिन मसला तो हल हो चुका है, हामिद साहब रहमानी ने कहा। वो कैसे? मैंने आपको बता दिया था फ़ोन पर भी कि वो पलाद बेचने का इरादा मैंने तुर्क कर दिया है, वो इत्मीनान से बोला। आमिर के माथे पर शक ने अभर आए। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे जिसके मुताबिक आधी रकम अदा की जा चुकी थी और कानूनी तौर पर हम इस जायदाद के मालिक बन चुके हैं। सिर्फ बाकी की आधी रकम की अदायगी बाकी है और फिर हमें कब्जा मिल जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा और जिस माहदे पर हमने दस्तखत किए थे वो मेरे पास है, जिसे मैं जला दूंगा, और आप लोगों ने जो रकम अदा की थी वो भी कुछ अरसे में आपको मिल जाएगी अभी मेरे पास, रहमानी ने कहा और आमर को देखकर मुस्कुराया। ये वादा की खिलाफ वर्जी है। आमर के हाथ सूफे के हत्थे पर सख्ती से जमी थे। इस अय्यार आदमी पर गुस्सा आ रहा था जो अपने अल्फाज से मुक रहा था। बात सिर्फ पल्लाट की नहीं थी, वो जगह उसके पापा के एक दोस्त की थी जिसे रहमानी ने खरीद लिया था। पापा इसमें पहले से दिलचस्पी रखते थे। रावी रोड की ये लोकेशन उन्हें बहुत पसंद थी। वादा खिलाफी नहीं है आमिर साहब, वो जगह मेरी है, मैं जिसे चाहूं दूं। अब छोड़ें चाय पाएं, उसने कहा। फरीदा चाय की लवाजमात भरी ट्राली धिकैलती हुई अंदर आई थी और बर्तन मेज पर रखने लगी। ये वादा खिलाफी ही है रहमानी साहब, कानूनी तौर पर हम ही उसके मालिक हैं, उसने तलखी से कहा। इसका चाय पीने का बिल्कुल दिल नहीं था। अब चाय पाएं, उसने कहा। मगर आमर उठ खड़ा हुआ और फरीदा वापस एक दरवाजे की अवट में गायब हो चुकी थी। नहीं, मैं जा रहा हूं, अब मेरी बात पर फिर से गौर करें, मैं बाद में कॉल करूंगा। मैंने काफी गौर करने के बाद ये माहदा खत्म करने का सोचा है, रहमानी बोला। लेकिन अब चाहे तो पैते जाएं, मुझे अपनी खिदमत से यूं महरूम तो न करें। उसने खोखली मेहमान नवाजी का मुजाहिरा करना चाहा, लेकिन आमर बाहर जाने के लिए प्रतोल रहा था। उसके इसरार के बावजूद वो बाहर निकल आया और गाड़ी स्टार्ट करके रोड पर आ गया। रहमानी से मिलकर उसकी तबीयत बदमजा हो गई थी। वो हर सूरत पलाट के डॉक्यूमेंट्स लेना चाहता था। वो उनकी प्रॉपर्टी थी, वो यहाँ प्लेट का मामला निपटाने आया था। मगर एक और राज से पर्दाफाश हो गया था। फरीदा को रहमानी की बीवी के रूप में देखकर उसे हैरत का धचका लगा था। वो जो कई कश्तियों की मुसाफिर बनी हुई थी, सबसे अहम बात ये थी, हुस्न इस लड़की से शादी करना चाहता था। वो मुस्तकबल के लिए मंसूबे बना चुका था। होटल की लॉबी में उसने आमिर को साफ अल्फाज में बता दिया था कि वो फरीदा से शादी करेगा और फरीहा को छोड़ देगा। अगर वो हुस्न को फरीदा की हकीकत बता दे तो शायद वो फरीदा पर लांत भेज देगा। आमिर ने सोचा, हो सकता है फरीदा की हकीकत जानने के बाद वो फरीहा को छोड़ने का इरादा भी तर्क कर दे। वो गाड़ी को कशादा सड़कों पर दौड़ाते हुए सोचता रहा। उसके जहन में एक मंसूबा पनपने लगा था। लंच से जर्रा पहले वो घर आ गया। फरिया ड्राइंग रूम में सूफे पर दोनों पांव ऊपर किए बैठी टीवी देख रही थी। कोई संगंग शो था जिसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। इसे आते देख करो मुस्कुराई और टीवी की आवाज आहिस्ता कर दी। वो उसके करीब आया और एक किशन गोद में रखते हुए उसे देखा और कहा कि क्या हो रहा है। फरीहा बोली, कुछ नहीं, टीवी देख रही थी। सुबह से घर के काम निपटाती रही, सफाई की, बर्तन धुए, खाना बनाया और अब फरी होकर टीवी देखने बैठ गई। वो दिन भर की मसरूफियात गिनवाने लगी। आमर दिलचस्पी से सुनता रहा। गंदमी रंग के सादा से सोठ में वो हसब मामूल बहुत प्यारी लग रही थी। बलजौड़े की सूरत में पश्ट पर थे, चेहरा मेक अब से आरी होने के बावजूद निखरा हुआ था। फिर फरीहा बोली, अब का काम हुआ कि नहीं? काम अभी नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, आमर ने यकीन से कहा। अगरचा रहमानी से मुलाकात हौसला शकन थी, मगर उसे यकीन था वो इससे अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेगा, चाहे उसके लिए अंगली टेढ़ी ही क्यों न करनी पड़े। अच्छा, आपने लंच नहीं किया होगा, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वो सूफे से उठी और नाजुक पहर सियाह चापकलों में उड़ती हुई कूचन की तरफ बढ़ी। वो उसके पीछे आया और टीप से हाथ
धुएं तब तक फरिया ने टेबल पर कई बर्तन सजा लिए थे और खाना प्लेटों में डालने लगी थी। खाने की खुशबू फैली थी। आमर की भूख चमक उठी। वो करसी खींच, तुम नहीं खाओगी? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को, वो उदास सी बोली। क्यों, क्या हुआ है? वो चौंकना हुआ। वैसे ही दिल नहीं कर रहा, अब खाए ऐसे नहीं चलेगा। फरीहा, चलो आओ यहाँ और खाना खाओ मेरे साथ, वो उसे देखकर बोला, जो टेबल की दूसरी तरफ कर्सी की पष्ट पर हाथ रखे खड़ी हुई थी। फिर आमर ने कहा, हुसन से बात हुई तुम्हारी? नहीं, वो सिर झुकाकर बोली तो आमिर के दिल पर चरका सा लगा। वो शायद अपने शौहर को मस कर रही थी और उसके राबिता न करने पर उदास थी। उसे अपनी भूख गायब होती हुई महसूस हुई। तुम मुझसे बात कर लो ना, कहीं मसरूफ होगा। वो काम के सिलसिले में तब ही राबिता नहीं कर पाया होगा, तुम काल कर लो। वो उसका दिल रखने के लिए बोला। खुद उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। ठीक है, करती हूँ। वो अपने रूम की तरफ चली गई। वो साखत सा कर्सी पर बैठा रहा और अपने सामने पड़े खाने की प्लेटों को देखता रहा, मगर भूख मर गई थी। कई बार भूख का सीधा सा ताल्लुक हमारे एहसासात से होता है। गम और उदासी के लम्हों में भूख खत्म हो जाती है। उस पर भी अचानक से कहली सी तारी होने लगी। ये ख्याल उसके लिए तकलीफ दे था कि फरीहा हुसन को मुस कर रही थी। चंद लम्हों बाद वो फोन कान से लगाए अंदर आई और बोली, जी वो यही मौजूद है, अब बात करें उनसे। टेबल के करीब आकर उसने फोन आमर की तरफ बढ़ाया था, जिसे उसने मुझे दिल से थाम लिया। कैसे हो? हुसन ने कहा था। आमर को उसकी आवाज अच्छी नहीं लगी। खैर से हूं, तुम सनाओ, कितने दिन रह गए हैं तुम्हारे? कराची में वो फरीहा को सुनाने के लिए बोला, जो कुछ बर्तन सनक में डाल रही थी और करीब ही मौजूद थी। हुसन कह कह लगाकर हंसा था, एक ही दिन रह गया है, कल पहली फ्लाइट से आ जाओ। निगाह ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आ जाओ। निगाह, उसने दानत पैसते हुए कहा। इस लम्हे फरीहा किसी काम से बाहर चली गई। उसके जाते ही आमर ने उसे दब्बी जबान में कहा, अय्याशी कर रहे हो तुम, मुझे तुमसे अभी मिलना है, वरना अभी फरीहा के सामने तुम्हारा कुछा छुट्ठा खोल के रखता हूं। अभी ना बताओ, उसे मैं बाद में खुद ही बता दूंगा। उसने खफाई से कहा, बिकवास न करो। कहाँ हो? इस वक्त मुझे तुमसे मिलना है। सुबह भी मैं होटल आया था, तुम स्टाफ को डिस्टर्ब करने से मना करके गए थे। उन्होंने मुझे तुम्हारे कमरे की तरफ आने नहीं दिया। यार, शाम से पहले वहां आ जाओ। उसने कहा। ठीक है, आमिर बोला, और इस लम्हे फरीहा अंदर आई। अब वो कुदरे पर सुकून लग रही थी। वो कर्सी खींचकर उसके सामने ही बैठ गई। खाना खाना ठंडा हो रहा है, वो बोली, और अपने लिए प्लेट में खाना डालने लगी। कुछ देर पहले वो कुछ भी खाने से इनकार कर रही थी, मगर अब टेबल पर आ बैठी थी, और ये शौहर से बात करने के बाद हुआ था। हामिद ने मुझे दिल के साथ खाना शुरू किया। हर लुकमा उसे गले में उटकता हुआ महसूस हो रहा था। चंद लुकमे जहर मार करने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो इसके सामने से उठ गया। वो रगबत से खा रही थी, खाई ना इतनी जल्दी उठ गए। अब वो हैरान हुई थी। हाँ, बस इतना काफी है। वो उसे देखकर अनजाने से अजियत महसूस कर रहा था। हुसन का सलूक पहले भी फरीहा से अच्छा नहीं रहा होगा, मगर वो उसके एक फोन कॉल से मुतमईन। हामिद कई दिनों से फरीहा के साथ एक ही छत तले रह रहा था, क्योंकि वो किसी काम के सिलसिले में उनके घर आया था। फरीहा एक ऐसी खूबसूरत लड़की थी जिसके साथ कोई भी मर्द अपनी खुशकिस्मती समझ सकता था, मगर फरीहा के शौहर हुस्न की आंखें शायद देखने के काबिल नहीं रही थी। इसका दिल एहसास से आरी हो चुका था। आमिर को फरीहा से हमदर्दी होने लगी थी। 4 बज चुके थे और वो काफी देर से सड़कें नाप रहा था। इसने गाड़ी का रख फरीहा की एक दोस्त के घर की तरफ किया और वहां से फरीहा को घर ले आया। घर पहुंचने के बाद फरीहा काम करने में मसरूफ हो गई और हामिद भी ज्यादा देर तक अपने कमरे में रहा। रात का खाना दोनों ने साथ खाया और फिर हामिद अपने कमरे में चला गया। 10 बज चुके थे और वो सोने के लिए लेटा ही था कि दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा थोड़ा सा खोलकर फरीहा ने अंदर जानका और कहा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हामिद ने हाँ मैं सर हिलाया। फरीहा फिर शर्मीली सी होकर बोली, मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही और डर भी लग रहा है। फरीहा रेशमी गाउन पहने कमरे के वसत में खड़ी थी। उसके वलपोनी टील की कैद में किस्मसा रहे थे और पल के अर्जों पर लर्ज रही थी। आमिर ने भारी खुमार आलूद आवाज में कहा,
तुम जाओ अपने कमरे में, मैं वहां आता हूँ। फरीहा बाहर निकल गई। आमिर उठा और तपते हुए चेहरे के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ा। फरीहा वापस अपने कमरे में चली गई तो आमिर आहिस्तगी से उठा और चापकलिश पहनकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके बदन पर चीवंटियां सी रेंग रही थी। उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने लंबी सांस ली और दरवाजे को हल्का सा धकीला। वो हसब तौका खुला हुआ था। उसने कदम अंदर रखे और दरवाजे को अपने अकब में बंद कर दिया। वो कमरे के वसत में बेचैन सी टहल रही थी। उसे देखकर नरूस अंदाज में मुस्कुराई और बोली, मुझे आज बहुत डर लग रहा है। अभी मुझे लगा था जैसे किसी ने खिड़की खोलने की कोशिश की थी, इस लिए मैं उठी और खिड़की को अच्छे से बंद कर दिया। वो नाजुक हाथ की मखरूती अंगुलियों को मरोड़ती हुई बोली, तुम्हें खाली वहम हो गया है फरीहा। यहाँ कोई नहीं है और न ही कोई अंदर आ सकता है, उसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो डबीज कालीन को अपने पांव से रौंदता हुआ आगे बढ़ा, और वैसे भी अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम इत्मीनान से सो सकती हो। डरने की कोई बात नहीं, अगर कोई अंदर आया भी तो मैं संभाल लूंगा। वो इसकी तरफ बढ़ा और इससे बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। यहाँ लेटू फरीहा ने हामिद को देखा। इसकी निगाहों में खुमार सा दौड़ता हुआ महसूस हुआ। वो झिझकती हुई सी कांपते हाथों से कंबल को ठीक करती बेड पर हामिद ने उसे देखा। बेशक वो बहुत खूबसूरत थी। नरम गुलाबी रुखसारों के दरमियान सतवा नाक का खम चेहरे को खूबसूरती बखुश रहा था। सियाह बड़ी बड़ी खुमारालूद आंखों पर पलकों की बालियां होले होले लर्ज रही थी और होंठ गुलाबों का अक्स छीन लाए थे।